Hello everybody, I am Shivam Chaturvedi and in this video we are going to discuss all the things which is related to JEE, NEET and class 11th of the topic that is ionic bond. Okay, in this video we will cover how does an electrovalent or an ionic bond form first, then we go to the characters of ionic bond, then we go to the Fajans rule or the calculation of correct covalent character in it, and then we will go to the von Haber cycle. This is our detailed topic, and in this detailed topic of ionic bond we will also cover the small topics also. Okay, so let's get started without wasting any further time. Okay, so first let's take an example of NaCl, नमक का टुकड़ा. ठीक, आयनिक क्रिस्टल है ये. आयनिक क्रिस्टल यानी कि आपने वो जो नमक का टुकड़ा देखा होगा वो क्या है, वो एक प्रकार का केमिकल बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है. कैसे है एग्जाम्पल? तो देखिए, हम लोग जानते हैं, क्लास 10th में पढ़ के आए हैं, यदि नहीं भी पढ़ के आए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एक होता है मेटल, ठीक, और एक होता है नॉन मेटल. अब नॉन मेटल जो पीरियोडिक टेबल दी गई है वहां पर कुछ ऐसी जगह पर रखा हुआ है कि इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है. किसके लिए? अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए. स्टेबिलिटी कैसे अटेन करेगा? स्टेबिलिटी अटेन करेगा ऑक्टेट को कंप्लीट कराकर. ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? आउटर मोस्ट शेल जो एक एटम रहता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस रहती है, न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं आपके प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और चारों तरफ आउटर मोस्ट शेल्स में रहते हैं इलेक्ट्रॉन. ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन्स में जो सबसे बाहर वाला शेल होगा, सबसे बाहर वाला शेल होगा ये है न्यूक्लियस. यहाँ पर है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं. अब मेटल के केस में क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्टेबिलिटी, यानी कि आखिरी यदि शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं किसी के, तो उसको हम क्या करार दे देते हैं, उसको हम कह देते हैं कि भाई ये जो एटम है ये एक स्टेबल एटम है. ठीक. अब मेटल्स के केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कुछ ज़्यादा रहते हैं और इनके में 8 से ज़्यादा रहते हैं और इनके में 8 से कुछ कम रहते हैं, ऐसा रहता है. तो जनरली इनको हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं और इनको हम इलेक्ट्रो नेगेटिव कहते हैं. इलेक्ट्रो नेगेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के प्रति इनकी चाहत रहती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहती है इनकी. ठीक, हम लोग इसके पहले 3rd चैप्टर में पढ़ चुके हैं ये बातें. अब इसके बाद जब हम चलेंगे आगे तो हम क्या देखेंगे कि जो मेटल रहता है, अब मेटल को क्या करना है? मेटल को करना है इलेक्ट्रॉन लूज. क्यों करना है? क्योंकि इसको करना है स्टेबिलिटी अटेन. स्टेबिलिटी अटेन कैसे करेगा? आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं. ठीक, और ये करेगा हमारा इलेक्ट्रॉन गेन. तो अब इसी नमक के क्रिस्टल से चलते हैं हम लोग. जब हम नमक के क्रिस्टल से चलेंगे तो हम देखेंगे कि जो Na हमारा जो सोडियम है और ये जो हमारा क्लोरीन है, इनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जनरली? इनके पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, इनके पास 17 प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं. तो आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने 1 इलेक्ट्रॉन होगा. कैसे होगा कि जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले शेल में रहेगा हमारा 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यानी पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 6 2 8 और तीसरे शेल में 1. तो इसका जो फाइनल शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है. इसके पास क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. तो इसके पास फाइनल शेल में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो जब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसको क्या है? इसको एक दे सकता है अपना, इसलिए कि आउटर मोस्ट शेल में 8 हो जाएंगे, और ये एक क्या कर सकता है? ले सकता है, क्योंकि इसके पास है 7 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो ये एक ले सकता है. अब क्या करेंगे ये लोग? अब बनाएंगे ये अपना एक बॉन्ड. कैसा बॉन्ड? अब जब ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? सोडियम का प्लस आयन, सोडियम प्लस. क्यों प्लस लगाया हमने? क्योंकि यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, और ये बन जाएगा क्लोरीन नेगेटिव, क्लोरीन का -1 चार्ज वाला नेगेटिव आयन. ठीक है, क्यों बन गया? अब ये चाहता तो ये इसने इलेक्ट्रॉन अपना जो बाहर निकाला था वो क्या ऐसे हवा में थोड़ी उछाल देता, उसने दे दिया इस क्लोरीन को. वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम से निकला है वो तभी निकलेगा जब उसका कोई एक्सेप्टर आसपास मौजूद होगा. तो मौजूद क्या था? मौजूद था क्लोरीन. क्लोरीन क्यों चाहता था इलेक्ट्रॉन? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में यदि 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाता तो भाई ये स्टेबल हो जाता.
और ये भी स्टेबल हो जाता कब, एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा और इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इन दोनों के बीच में उधारी वाला बॉन्ड बन गया कि हमने आपको पैसे दिए, हमने इसको पैसे दिए, ए ने बी को पैसे दिए और कहा कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। ठीक है, क्यों नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अब मैं आपको पकड़ के रखूंगा, हो सकता है आप भाई मेरे पैसे लेकर भाग जाओ, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो उसने जो एक दूसरे को, ए ने बी को या एन ने सी एल को पकड़ लिया, तो अब इस पकड़ने के कारण जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड क्या है, ये एक्चुअली में एक प्रकार का आयनिक बॉन्ड जो है, एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब है कि चार्जेस हैं कहीं ना कहीं, चार्जेस के बीच में होने वाला अट्रैक्शन। तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज, तो ये भी एक प्रकार का चार्ज और ये भी एक प्रकार का चार्ज। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, उस अट्रैक्शन के कारण वो दोनों पास में बने रहेंगे, इसी कारण से वो दोनों बॉन्ड बना लेंगे। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात आप ये कहोगे, ये डाउट आना चाहिए आपके मन में कि भैया ये Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है, हम कह रहे हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और आपकी ये बात भी मान ली कि इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो क्लोरीन ने ले लिया, तो दोनों लोग स्टेबल हो गए। चलो ठीक है, हो गए स्टेबल। अब स्टेबल हो गए तो स्टेबल होने के बाद हम कह रहे हैं कि स्टेबल होने के लिए इन्हें बॉन्ड बनाया, लेकिन स्टेबल होने के बाद क्या जरूरत है इनको बॉन्ड बनाने की, अकेले Na+ भी रह सकता है और Cl- भी रह सकता है। तो डियर लर्नर्स, हमने ये पढ़ा था पहले जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ रहे थे, तो हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई गैसियस आइसोलेटेड एटम्स में हम स्टडी कर रहे थे, गैसियस आइसोलेटेड एटम्स में स्टडी कर रहे थे, तब ये जाकर हम आयंस और आयंस की बात, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे। ठीक है, जब हम गैसियस में बात करते हैं तो एक आप जनरल सेंस लगाइए, कोई भी चीज़ गैसियस स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगी या सॉलिड स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगी, डेफिनेटली वो सॉलिड स्टेट में ज़्यादा स्टेबल होगी। कैसे कि जब हम बता रहे हैं आपको कि कोई लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल ऐसे दूर दूर हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास 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 हैं, और गैस के मॉलिक्यूल एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो स्टेबल कौन सा होगा, सॉलिड वाला स्टेबल होगा। तो ये दोनों आयंस क्या हैं, ये दोनों, इनको हमने कैसे आयन बनाया, इसमें डेफिनेटली आयोनाइजेशन एनर्जी लगाई होगी और इसने डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिलीज की होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी हमने इसको दी होगी और इसने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दी होगी हमें, हम इसने रिलीज की होगी। ये कहानी कहाँ हो रही है, ये कहानी हो रही है कहीं ना कहीं गैसियस में, गैसियस आइसोलेटेड एटम्स में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ी थी ना। अभी जब ये गैसियस में है, इस गैसियस से ये आना चाहेंगे सॉलिड में, ठीक है। अब जब ये सॉलिड में आना चाहेंगे तो ये दोनों मिलकर जब सॉलिड में आएंगे गैसियस स्टेट से, गैसियस टू सॉलिड, तो भी ये एक प्रकार की, अब ये क्यों आ रहे हैं गैसियस से सॉलिड, ये आ रहे हैं स्टेबिलिटी और स्टेबल होने के लिए। अभी तो ये मान लो स्टेबल हुए कहाँ से, एटम से आयन बनकर कुछ स्टेबल हुए। अब एटम से आयन बनने के बाद जब ये गैसियस आयंस हैं, अब गैसियस आयंस से ये सॉलिड क्रिस्टल क्यों बन रहे हैं, टू अटेन द स्टेबिलिटी, एंड फॉर अटेनिंग दैट स्टेबिलिटी दे विल also release some energy, and that energy is lattice energy, Le, or I can say this lattice। लैटिस आपने कभी 3D क्रिस्टल में नाम सुना होगा, लैटिस एनर्जी। इसके बाद में हम लोग इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। तो ये जो एनर्जी कहाँ, गैसियस आयन से इस सॉलिड क्रिस्टल में तब्दील हो रहे हैं जब, और जो एनर्जी ये रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी क्यों रिलीज कर रहे हैं भाई, जब हम ऊपर चढ़ते हैं वहाँ पर सबसे ऊपर वाली मंजिल में जब हम चढ़ते हैं, और हमने आपको एटम और आयन से भी बताया था सेकंड चैप्टर में, सबसे बाहर वाली जब हम सेल में जाते हैं तो हमें लगता है कि, या सबसे ऊपर वाली मंजिल में जाते हैं तो हमें लगता है कि यहाँ पर हम स्टेबल नहीं हो रहे हैं, हमें डर लग रहा है नीचे देखकर। हमें कहाँ अच्छा लगता है अपने आप को स्टेबल, हम कहाँ महसूस करते हैं, ग्राउंड फ्लोर में। तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे ग्राउंड फ्लोर में, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, या हम कह सकते हैं कि हम स्टेबल होने के लिए ग्राउंड फ्लोर में आ रहे हैं। तो टू अटेन दैट स्टेबिलिटी वी आर रिलीजिंग सम एनर्जीज, ठीक है। वो एनर्जी कौन सी है, वही एनर्जी लैटिस एनर्जी है। गैसियस आयन से सॉलिड क्रिस्टल के बीच में को पाने के लिए जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको हम लैटिस एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गई भाई इलेक्ट्रोवैलेंट की बॉन्ड की बातें, ठीक है। कैसे बना हमने आपको बता दिया। अब इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो बन गया,
कोवैलेंसी हमने आपको पहले बता दी थी, वेरिएबल कोवैलेंसी भी बता दी थी, हम इलेक्ट्रोवैलेंसी भी बता देते हैं। तो देखो मेटल क्या करेगा, मेटल करेगा इलेक्ट्रॉन को लूज, क्या बनने के लिए, मेटल पॉजिटिव आयन बनने के लिए। नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन, क्यों, नॉन मेटल का कैटा, ये बनेगा कैटायन और ये बनेगा एनायन बनने के लिए, ठीक है। ये कार्यक्रम हो रहा है गैसियस आयन में, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि बेहतर आयोनिक बॉन्ड कौन सा होगा, बेहतर आयोनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, तो बेहतर आयोनिक बॉन्ड ऐसे बनेगा कि जब ये आयन को इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी ना लगे इसमें, आयोनाइजेशन एनर्जी लो रहे, क्यों रहे कि ये रेडीली लूज कर दे अपने इलेक्ट्रॉन। हम तो यही चाहेंगे ना कि हमसे भाई ज़्यादा एनर्जी मत लो, अपना काम आराम से कर दो, हम ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हमें नहीं देना है, सीधी बात। हम चाहते हैं कि हमें कम पैसा दे और हमारा काम बन जाए, सस्ती सौदा कर लें हम। तो सस्ती सौदा कैसे, कि हमें आयोनाइजेशन एनर्जी कम देनी पड़े। ऐसे ही नॉन मेटल में हम क्या चाहेंगे कि हम ये रिएक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी ले लें इससे। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कब लेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी ज़्यादा होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पाने में इसको ज़्यादा स्नेह प्राप्त होगा और ये ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो हम ये चाहेंगे। अब उसके बाद में ये हमें ज़्यादा चाहिए, ये हमें कम चाहिए, और लेटेस्ट एनर्जी भी, जब ये सॉलिड से गैस से सॉलिड हो रहे हैं तो लेटेस्ट एनर्जी भी हमें क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हमारा फाइनल गोल क्या है, फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए, कम एनर्जी दूँ और ज़्यादा एनर्जी ले लूँ। तो लेट मेटल्स, ये क्या होना है यहाँ पे, लेटेस्ट एनर्जी कब निकलेगी, मेटल पॉजिटिव, नॉन मेटल नेगेटिव, यानी कि कैटायन प्लस एनायन मिलकर ये गैसियस मिलकर मेटल नॉन मेटल सॉलिड बन रहे होंगे। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, पहला टर्म दूसरा टर्म, दिस इज एनायन, दिस इज कैटायन एंड दिस इज एनायन, ठीक है। तो अब जब ये मेटल जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल आयोनिक बॉन्ड बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और जितना उसके ऊपर चार्ज चढ़ जाएगा, यहाँ पर मेटल के ऊपर जितना चार्ज चढ़ जाएगा वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगी, ठीक है। अब जब वो मेटल की इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगी, वो हमें पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि हमें सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, लगभग पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है। जब हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो हमें ये भी पता होगा कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, फॉर व्हाट, फॉर अटेनिंग द स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कैसे अटेन करेगा, बाय हैविंग द 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो हम पता लगा लेंगे कि कितनी इसकी क्या इलेक्ट्रोवैलेंसी है। तो चलो देखते हैं। और दूसरी बात, इलेक्ट्रोवैलेंसी हमेशा ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, हमेशा इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब कैसे पॉजिटिव लेंगे, अभी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अभी तो आपने बताया नहीं नेगेटिव पॉजिटिव क्यों लेने लगे, तो बताते हैं। तो देखते हैं हम पहले ग्रुप में क्या है, पहला ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक। एक एक मेंबर ले लेता हूँ इनका मैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन, ठीक है। इसमें कितने हैं, 11 12 13 14 15 16 17 18, 2 और 8, ये हो गया पहला शेल। दूसरा शेल, अब इसके पास एक एक्स्ट्रा है, ये इलेक्ट्रॉन, ये करेगा लूज। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा इसको अटेन करने के लिए, ठीक है, नियॉन को अटेन करने के लिए, नियॉन को अटेन कर ले, या फिर इसका भी भाई ये है, क्या बोलते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो या फिर आर्गन को अटेन कर ले, ठीक है। इनमें से किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा या अटेन करना चाहेगा, और जो चाहेगा, जिसके लिए जो करना चाह रहा है वो क्या, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन या आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन, इसको अटेन करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा वही उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी बता देंगे। वेट फॉर इट, देखिए सोडियम क्या करे, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो इसकी हो गई +1 इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये क्या करे, +2 छोड़ दे, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। ये क्या करे, 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे। ये क्या करे, ये 4 छोड़ दें या 4 ले लें, इसलिए ये इलेक्ट्रोवैलेंट, यानी कि 14th ग्रुप, हाँ
जो ये वाला ग्रुप है 13th नहीं है 14th है यार, 13th ग्रुप 14th ग्रुप और ये 15 16 17 और 18th ग्रुप, ठीक है, ये 14th ग्रुप। तो 14th ग्रुप आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड ना बनाकर बनाएगा कोवैलेंट बॉन्ड, जो हम बाद में पढ़ेंगे अभी इसी चैप्टर में। कोवैलेंट बॉन्डिंग ही है पूरा ये चैप्टर। 15th वाला क्या करेगा, अब ये जाएगा यहाँ पर, इसको अटेन करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तीन, इसको कितने चाहिए, 2, इसको चाहिए 1। अब हम इसको चाहें तो इलेक्ट्रॉन माइनस में लिख सकते हैं ना, -3 -2 -1, है ना। फिर इसको 3, ये तो हम करेंगे फिर आए एनायन की बात की, -2 चार्ज चल जाएगा, -1 और -3। तो हमें पता है कि ये नेचर नहीं होता है एनायन और कैटायन की, वो माइनस मैग्नीट्यूड वाइज है, जस्ट नेचर उनका अपोजिट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसलिए नाम दिया गया है उसे। तो यहाँ पर हम इसको हमेशा पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी में लेंगे। तो फॉस्फोरस वाले ग्रुप का क्या होगा वैलेंसी, इनकी भी 3 होगी, ठीक है, इनकी 2 होगी और इनकी 1 होगी, इनकी 3 होगी, इनकी 2 होगी और इनकी 1 होगी, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं कि आयनिक बॉन्ड के कंडीशन क्या क्या होती है। आयनिक बॉन्ड यदि हमें बनाना है तो उसके लिए जो कंडीशंस होती हैं वो क्या क्या होती हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी जो हमने आपको बताया उसी को हम दोबारा से लिख देंगे लैंग्वेज में। सबसे पहले हमने देखा था कि आयनिक बॉन्ड यदि हमें बनाना है तो हम चाहते हैं कि हम कम एनर्जी दें और हमें ज़्यादा एनर्जी मिले। तो सबसे पहले फॉर कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्डिंग क्या होगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी शुड बी मिनिमम, मिनिमम या लेस, मिनिमम और लेस। Why? Because we want atom to lose electron easily, या मेटल, यहाँ पर मेटल कर देता हूँ मैं, मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। दूसरा हम क्या चाहते हैं, दूसरा चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी शुड बी मैक्सिमम या हाई। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा नॉन मेटल जो हो, नॉन मेटल जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या एनर्जी रिलीज ही होनी है ना। तो एनर्जी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम को मिलेगी, हम लोगों को मिलेगी, तो उतना बेहतर होगा, आयनिक बॉन्ड को मिलेगी उतना बेहतर होगा। तीसरा, लेटेस्ट एनर्जी शुड ऑल्सो बी हायर, ये भी ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब लेटेस्ट एनर्जी क्या है भाई, लेटेस्ट एनर्जी है कि ये दो आयंस हैं, जो दो गैसियस आयंस हैं जो ये इनको मिलकर जो हमारा सॉलिड क्रिस्टल बन रहा है, सॉलिड क्रिस्टल 1 मोल ऑफ सॉलिड क्रिस्टल बन रहा है, उसको निकालने में जो एनर्जी रिलीज कर रहा है ये सिस्टम, एनर्जी रिलीजिंग, यही है हमारा क्या, लेटेस्ट एनर्जी। तो ये भी हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। तो ये हमारी हो गई फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे कहाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड। तो डियर लर्नर्स, अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक बॉन्ड की, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इनकी जो फिजिकल स्टेट होती है, हम आपको एक एक करके बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो पहली जो इनकी फिजिकल स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट ये क्या होती है, ये होती है सॉलिड, जनरली सॉलिड रहती है। अब क्यों रहती है सॉलिड, ये जानिए आप। कि देखिए, जो कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में डिफरेंस क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड में होती है शेयरिंग। अब शेयरिंग में एक ये ए है और एक ये बी है, ठीक है, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों कहा कि हम दोनों को क्या करना है, शेयरिंग करना है। शेयरिंग करने में आराम से, अब ए को पता है कि हम इसके साथ शेयर कर रहे हैं, बी को पता है कि हम इसके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है।
बी को पता है कि यदि ए रूठ गया, बी को पता है यदि ए रूठ गया तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा और हम अनस्टेबल हो जाएंगे। ए को भी पता है कि बी रूठ गया तो क्या होगा कि हम भी चले जाएंगे, तो आराम से ए भी बना रहेगा, बी भी बना रहेगा, कोई खींचातानी नहीं होगी इनके बीच में। ठीक है, अब आयोनिक बॉन्ड में क्या होगा कि इसने ए ने जो इलेक्ट्रॉन दिया बी को, ए ने इलेक्ट्रॉन दिया बी को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसका निकल के इसके पास चला गया, बी के पास इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब ए को पता है कि हमने यदि इसका साथ छोड़ा, हाथ छोड़ा, साथ छोड़ा, ठीक है, ये तो कहीं भाग नहीं रहे थे, आराम से बैठा था, ये आराम से बैठा था बी। अब ए बी को पकड़ के रखेगा, क्यों रखेगा? क्योंकि उसको पता है कि यदि हमने छोड़ा इसको, हमने यदि इसको साथ छोड़ा तो ये तो निकल लेगा हमारा इलेक्ट्रॉन लेकर, इसलिए वो दोनों आपस में एक दूसरे को ऐसे टाइट पकड़े रहेंगे। इसी टाइट पकड़ने के कारण ये लोग, जब ये जो आयंस हैं या एटम्स हैं, इन दोनों के बीच में कॉम्पैक्ट साइज के हो जाएंगे। जब कॉम्पैक्ट साइज के हो जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स किसके बन जाएंगे? सॉलिड के बन जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? पहला इसका कि ये इसकी जो स्टेट रहती है वो जनरली सॉलिड रहती है। दूसरा, अब जब कोई भी चीज सॉलिड होगी, अब देखिए यहाँ पर एक लिक्विड है और यहाँ पर एक सॉलिड है। अब बताइए आप कि किसको हम गर्म करेंगे तो पहले उड़ जाएगा? ठीक है, ये लिक्विड उड़ जाएगा, सॉलिड तो पहले आराम से पहले पिघलेगा, मोल्टन होगा, फिर उड़ेगा ना। पहले सॉलिड से लिक्विड आएगा, मॉलिक्यूल्स ही तो दूर होने ना। हम यहाँ पर हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई करने में पहले ये मॉलिक्यूल्स दूर होंगे, जब तक ये दूर होंगे तो ये तो उड़ ही जाएगा जब तक। तो इनका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, एमपी और बीपी, यानी कि पिघलेंगे तो भी मॉलिक्यूल दूर होंगे और इनके लेट होंगे, और उड़ेंगे हवा में, वोलेटिलिटी आएगी तो भी देरी से आएगी। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई दोनों का। ठीक है, तो दूसरी इनकी प्रॉपर्टी क्या है? एमपी एंड बीपी आर हाई। ठीक है, जो हमारी तीसरी प्रॉपर्टी होती है इनकी, अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि इनकी जो कंडक्टिविटी रहती है, कंडक्टिविटी, ये क्या है? चूंकि ये सॉलिड रहते हैं तो जनरली ये क्या है? कंडक्ट नहीं करेंगे, डोंट कंडक्ट। बट यदि ये मॉल्टन स्टेट या एक्वस फॉर्म में आ गए, यानी कि पानी के अंदर आ गए या पिघल गए। अब जब ये पिघल गए तो ये क्या बन जाएंगे? ये जब पिघल जाएंगे तो भाई ये NaCl ऐसे बन जाएंगे। पानी में भी आएंगे तो टूट जाएंगे, Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में। ठीक है, तो अब क्या होगा कि पानी में और पिघली हुई अवस्था में, इन दी वाटर एंड इन दी मोल्टन स्टेट ऑफ दैट आयोनिक क्रिस्टल, क्या होगा कि अब ये बन जाएंगे आयंस। और आयंस अपने आप में क्या है? आयंस अपने आप में क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। तो आयंस क्या है? आयंस अपने आप में खुद एक चार्ज है। और मोल्टन स्टेट में या पानी के अंदर जब चार्ज तैर रहे होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? फ्लो ऑफ चार्जेस। और फ्लो ऑफ चार्जेस ही क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी। वही तो ये पूछ रहा है कि कंडक्टिविटी। तो इन दी मोल्टन स्टेट और इन दी एक्वस फॉर्म, आयोनिक बॉन्ड डू कंडक्शन। ठीक है, कहाँ करेंगे कंडक्शन? ये लोग करेंगे मोल्टन स्टेट में और एक्वस फॉर्म में, सॉलिड में नहीं करेंगे भाई। तीसरी बात, अब देखिए आप लोग, एक और बात बची है यहाँ पर, इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी ओवर। ये है Na प्लस, इसको पकड़ना है Cl माइनस को, तो Cl माइनस को ये यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़े, यहाँ से पकड़े, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, तो ये इसका कहाँ से भी, कहीं से भी पकड़ सकता है। तो ये इसका क्या है? ये नॉन डायरेक्शनल होता है, डायरेक्शन मैटर नहीं करता, चाहे जहाँ से पकड़ लो भाई, चाहे जहाँ से बॉन्ड बना लो। बॉन्ड नहीं है वो, एक्चुअली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। एक्चुअल में बॉन्ड नहीं है, लिटरली बॉन्ड नहीं है। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और फोर्स कैसा है? नॉन डायरेक्शनल है, कहीं से भी चिपका लो, यहाँ से यहाँ से यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी चिपका लो। अब जब ये ऐसा है तो क्या ये शेप और ज्योमेट्री में इसका कुछ काम होगा? नहीं होगा। तो इट डज नॉट कंट्रीब्यूट
इन शेप एंड ज्योमेट्री। ठीक, अब जब ये शेप और ज्योमेट्री में मैटर नहीं करता आयोनिक बॉन्ड, तो आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी या ना भी पढ़ी होगी, तो आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग, जिसका नाम है आइसोमेरिज्म। शायद आपने 10वीं में पढ़ ली होगी, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। अभी इसके आगे दो प्रॉपर्टी और हैं, वो चूंकि 12th में आती हैं, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। तो आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म है कि आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मान लीजिए NaCl है और KCl है, ठीक है, ये क्या है? दो अलग अलग कंपाउंड हैं। इन कंपाउंड का यदि केमिकल फॉर्मूला, अब तो ये अलग अलग हैं, यदि केमिकल फॉर्मूला सेम हुआ लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग हुआ, ये एग्जांपल मैं गलत बता गया, आपको आइसोमेरिज्म की सीधे डेफिनेशन बता देता हूँ। यदि केमिकल फॉर्मूला किसी चीज का सेम हो और उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, तो उस चीज, इन दोनों कंपाउंड को हम क्या कह देते हैं? वो कह देते हैं हम कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। लेकिन चूंकि, और इस प्रॉपर्टी को हम आइसोमेरिज्म कह देते हैं, लेकिन चूंकि क्या है कि आयोनिक क्रिस्टल को या आयोनिक बॉन्ड को स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी आयोनिक बॉन्ड शो नहीं करेगा। आयोनिक बॉन्ड डज नॉट शो या डज नॉट एग्जिबिट आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब आप कीजिए कुछ सवाल, दो सवाल देते हैं हम आपको। इतनी देर जो पढ़ाया है उससे शायद समझ में आया हो कुछ, यदि आया है तो कीजिए। इसके बाद फिर हम लोग चलेंगे फैजान्स रूल में। एक इसकी दो प्रॉपर्टीज और रह गई हैं, एक है आइसोमॉर्फिज्म और दूसरी रह गई है सॉल्युबिलिटी। लेकिन चूंकि आप अभी 12th क्लास नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। 12th क्लास में जब आप सेकेंड चैप्टर पढ़ लेंगे और फर्स्ट चैप्टर लेटेस्ट वो एमॉर्फस वाला पढ़ लेंगे, तो फिर हम आपको वहां पर भी पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि आयोनिक बॉन्ड खत्म हो गया। तो आप बताइए कि NaBr और NaCl पहला, और दूसरा कौन सा है? NaCl और KCl। बताइए इनमें से कौन ज्यादा आयोनिक है, पहले वाले में और दूसरे वाले क्वेश्चन में। पॉज कीजिए वीडियो को और फिर बताइएगा हमको आकर। तो पॉज खोल लिया होगा आपने अब। तो देखिए NaBr और NaCl में हम लोगों ने जो कंडीशन देखी थी, वो क्या हमने देखा था कि आयनाइजेशन एनर्जी उसकी कम होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका केस है? नॉन मेटल का है। मेटल का क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर मेटल तो सेम है भाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे हमें काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा जिसकी ज़्यादा होगी वो अच्छा आयनिक बॉन्ड होगा। तो Br का है काम और Cl का है काम, ठीक है। तो Br का क्या है? 35 होता है और इसका क्या होता है? इसका 17 होता है, ठीक है। तो चूंकि Cl के नीचे आता है Br, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हम पढ़ रहे थे, तो जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो शेल नंबर बढ़ते चले जाते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, शेल नंबर बढ़ जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा हो जाता है कुछ। जब शेल नंबर बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियस क्या बाहर के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने में उतनी सक्षम होगी? इसमें ज़्यादा सक्षम होगी कि इसमें ज़्यादा सक्षम होगी? इसमें ज़्यादा कैपेबल होगी, यानी कि सक्षम होगी। सॉरी, इसमें ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें तो दूरी हो जाएगी इसकी। क्या है ना, ये देखिए न्यूक्लियस में क्या पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज रखता है, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। चूंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो क्या होता है? Q1 Q2 का मल्टीप्लिकेशन अपॉन R स्क्वायर। तो R देखिए यहाँ पर ज़्यादा है, R यहाँ कम है। चूंकि R यहाँ ज़्यादा है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R से, तो फोर्स यहाँ हो जाएगा कम, ठीक है। जब फोर्स हो जाएगा कम, तो जितना फोर्स कम होगा उतनी ही कम एनर्जी निकालेगा वो। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी किसके केस में? Br के केस में। चूंकि Br के केस में कम होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ज़्यादा इसमें। इन दोनों की बात हो रही है, तो एक में कम होगी तो दूसरे में ज़्यादा होगी। जब दूसरे में ज़्यादा होगी तो वहाँ पर हो जाएगी वो ज़्यादा आयनिक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ज़्यादा, ठीक है। पहला केस हो गया, NaCl ज़्यादा आयोनिक है। दूसरे में NaCl और KCl की बात हो रही है। अब इसमें भी ग्रुप क्या है कि आयनायन हो गया सेम, और हमें बात करना है Na की और K की, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल की, आयनाइजेशन एनर्जी की। तो Na 11 और K 19,
अब क्या है, ये है न्यूक्लियस, ये है Na का आउटर मोस्ट शेल, ये है न्यूक्लियस और ये है Na का आउटर मोस्ट शेल। अब क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है बाहर। तो यहाँ पर चूंकि बेहतर होल्ड है और यहाँ पर कम बेहतर होल्ड है, ठीक है। तो जहाँ पर कम बेहतर होल्ड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना हमें रहेगा आसान, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकालना हमें रहेगा आसान वहाँ पर देंगे हम कम एनर्जी, और उसी एनर्जी को चूंकि हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, इसलिए के के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी कम, और आयोनाइजेशन एनर्जी जब हो जाएगी कम तो बेहतर बनेगा आयोनिक बॉन्ड, तो बेहतर बनेगा आयोनिक बॉन्ड तो बना दिया बेहतर, यानी कि KCl इज द बेटर आयोनिक बॉन्ड देन द NaCl, ठीक है। अब इसके बाद का जो हमारा है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फेजांस रूल, ठीक है। फेजांस रूल नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे फेजांस रूल। सबसे पहले जान लेते हैं कि फेजांस रूल में होता क्या है फेजांस रूल। तो फेजान रूल ये बताता है, चूंकि हमें पता है कि कोई भी बॉन्ड कंप्लीटली आयोनिक और कंप्लीटली कोवेलेंट नहीं होता, तो इस आयोनिक बॉन्ड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट कैरेक्टर है जो, उसको डिफाइन करने के लिए, कोवेलेंट कैरेक्टर है जो, उसको डिफाइन करने के जो रूल है वो क्या है, उसको रूल को हम कहते हैं फेजांस रूल। ये क्या हमें बताएगा, ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस ना करके, क्वांटिटी ना बताकर ये नहीं बताएगा हमें कि कितनी परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर है आयनिक के अंदर, ये बताएगा हमको कि क्वालिटी कैसी है उस बॉन्ड की, यानी कि कंपैरेटिव स्टडी करा देगा हमको, ये क्वालिटेटिव है, ये हमको बता देगा कि कौन ज़्यादा आयोनिक है और कौन कम आयोनिक है, ठीक है। और क्या बताएगा हमें ये, अब जब चूंकि हमें ये आयोनिक कैरेक्टर बता देगा, जिसकी वजह से हम क्या जान जाएंगे, जिसकी वजह से हम जान जाएंगे कि MPBP किसका हाई कम है, MPBP के बारे में जान जाएंगे, ठीक है। और क्या जान सकते हैं, हम जान सकते हैं कि कौन सॉलिड होगा, कौन लिक्विड होगा, कौन वॉलेटाइल होगा, स्टेट के बारे में मतलब जान सकते हैं। और क्या जान सकते हैं, कलर इम्पार्ट करने के बारे में जान सकते हैं कि चूंकि जो कलर इम्पार्टिंग नेचर, जो ज़्यादा कोवेलेंट होगा वो उतने ज़्यादा कलर इम्पार्ट कर लेगा, मतलब कलर को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कोवेलेंट कंपाउंड में बेहतर होती है। तो जो जितना कम आयोनिक उतना ज़्यादा कोवेलेंट, जो जितना ज़्यादा कोवेलेंट उतना अच्छा कलर को इम्पार्ट करेगा, जो जितना ज़्यादा कोवेलेंट उसका उतना कम मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो जितना ज़्यादा कोवेलेंट उतना ज़्यादा वाष्पशील यानी कि वोलेटाइल, जो जितना ज़्यादा कोवेलेंट वो उतना ही ज़्यादा मतलब बिखरा हुआ यानी कि कम सॉलिड। और एक प्रॉपर्टी होती है, ये हम आपको एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं इसके, ठीक है। और क्या कि कोवेलेंट कलर इम्पार्टिंग नेचर के बाद में एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबिलिटी होती है एक चीज़। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो जो पानी होता है वो पोलर होता है, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। तो जो जितना ज़्यादा कोवेलेंट होगा, जो जितना ज़्यादा कोवेलेंट होगा उसका पानी में घुलनशीलता यानी कि उसकी पानी में जो सॉल्युबिलिटी होगी वो उतनी कम होगी, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ा और सॉल्युबिलिटी घट गई, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि ये आयनिक, ये पोलराइजेशन होता कैसे, पोलराइजेशन नहीं फेजांस रूल। अब पोलराइजेशन जब हमने बोल ही दिया है तो बता देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में आगे क्या चल रहा है पढ़ा हम पीछे कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए पोलराइजेशन एक चीज होती है, पोलराइजेशन, ठीक है। ये है भाई हमारा ये है हमारा कैटायन, ये है इसकी न्यूक्लियस, ठीक है। ये है हमारा कैटायन, कैटायन के पास में एक इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, ये है हमारा एनायन, एनायन की न्यूक्लियस, एनायन की कुछ इलेक्ट्रॉन्स। अब एनायन क्यों बड़ा है, कोवेलेंट एक सॉरी यार ये बार बार कोवेलेंट बोल रहा हूँ, ये कैटायन क्यों छोटा है, ठीक है। कैटायन इसलिए छोटा है लर्नर्स कि इसके क्या है, इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं कुछ बाहर, इसने लूज किए तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए हैं तो न्यूक्लियस वो पहले मान लीजिए कि 5 लोगों पर बराबर बराबर बल से सबको खींच रही थी, ठीक है। अब चूंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल गए बाहर, तो अब ये क्या कर रही है न्यूक्लियस,
कि अब ये चार लोगों को खींच रही है, तो इसका जो फोर्स है ये बढ़ गया, और चूंकि जब इसका फोर्स बढ़ जाएगा तो अपने पास ही खींचना इसका काम है, तो अपने पास खींचेगी, जिस कारण से इसका साइज घट जाएगा। ऐसे ही इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई तो पहली बात तो न्यूक्लियस जो पुल लगा रही है वो अब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, तो पुल जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ जो पुल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा जो वो क्या होगा, वो घट जाएगा, जिस कारण से अभी इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर जाएंगे, पहला कारण। दूसरा कारण क्या कि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन चूंकि आपस में सेम नेचर के होते हैं तो दे विल रिपेल ईच अदर, तो जब एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे वो तो एक दूसरे से दूर भागेंगे, जब दूर भागेंगे तो दूर दूर रहेंगे आराम से, नहीं तो भाई पास में आऊंगा तो लड़ाई हो जाएगी, रिपल्शन करता हूँ। तो जब दूर दूर रहेंगे तो क्या होगा कि इनकी जो साइज है वो बढ़ जाएगी, तो एनायन क्यों बड़ा और कैटायन क्यों छोटा, ये हमने आपको क्लियर कर दिया। अब चूंकि ये इसके पास है इलेक्ट्रॉन्स कम, इसके पास है ये न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस को पुल लगाने के लिए और आदमी चाहिए, भाई मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, मैं पुल किस पे लगाऊं, तो ये जो यहाँ के इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, पहली बात तो ये इससे नफरत करते हैं कि मेरे अगल बगल मेरे जैसे आदमी क्यों आप रखे हैं, मैं नहीं चाहता, मैं अकेले रहना चाहता हूँ, तो ये क्या करेंगे, ये आ जाएंगे इसके साथ में, ठीक है, आएंगे नहीं पर आना चाहेंगे, शेयर करना चाहेगा, तो ये वाला एटम जो कि एनायन है और ये वाला जो कैटायन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आने की प्रयास करेंगे, जिस प्रयास में ये कोवेलेंट कैरेक्टर यानी कि शेयरिंग वाला कैरेक्टर कुछ शो करेगा, शेयरिंग वाला कैरेक्टर शो करेगा, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा इसके पास आने के कारण, और इसके पास आने के कारण ये जो ये चीज है ना, ये हो जाएगा इसका ये शेप डिस्टॉर्ट, और इसी डिस्टॉर्शन ऑफ एनायन है ना, एनायन का स्ट्रक्चर ही डिस्टॉर्ट हो रहा है, इसी को भैया हम कह देते हैं क्या, पोलराइजेशन, ठीक है। तो पोलराइजेशन हो गया। अब पोलराइजेशन क्या है, फेजांस रूल इसी से आगे चल के कनेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो अब हम कोवेलेंट कैरेक्टर, जो जितना ज्यादा पोलराइजेशन जिसमें जितना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उसका उतना ज्यादा, ठीक है। तो पोलराइजेशन किस पर डिपेंड करेगा, पोलराइजेशन करेगा भैया दो चीजों पर डिपेंड, कौन कौन सी, पहला है पोलराइज कर कौन रहा है, कैटायन, तो पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, ठीक है, और पोलराइजेशन किसका हो रहा है, एनायन का, पोलराइजेशन ऑफ एन आयन, ठीक। अब पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन कैसे डिपेंड करेगी भैया, ये करेगी अगेन दो चीजों पर डिपेंड, पहली है डेंसिटी यानी कि साइज, ये देखिए ये एक दो तीन लोग इतनी सी जगह में बैठे हैं, तो एकता में शक्ति, ये तीन लोग लगाएंगे जब पावर मिलके, तो लकड़ी को हम तोड़ नहीं पाते ना, जैसे क्योंकि वो डेंसिटी वहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है, डेंसिटी जहाँ बढ़ेगी, और यहाँ पर क्या है, ये चार्जेस हैं अलग अलग जगह पे ऐसे खड़े हैं, तो अब बताइए जो ज़्यादा डेंस होगा वो उतनी तरीके से तो डिस्टॉर्ट करेगा, काम क्या है, तीनों का डिस्टॉर्ट करना है, ठीक है। तो तीनों जब एक ही जगह पर आ जाएंगे, डेंस हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, जब छोटे होने के कारण न्यूक्लियस का भी काम घट जाएगा कि भाई हमें तुम्हें खींचना था, तुम ऑटोमेटिक हमारे पास में हो, डेंस हो गए, तो अब चलो मिलके लगाते हैं फोर्स किस पर, सामने वाले एनायन पर, क्या करने के लिए, डिस्टॉर्ट करने के लिए, तो डेंसिटी जिसकी जितनी ज़्यादा, पोलराइजेशन पावर उसका उतना ज़्यादा, ठीक है, पोलर पावर, ठीक है। दूसरा क्या है, चार्ज, मान लीजिए इसके पास में दो लोग हैं खींचने वाले, इसके पास में कितना चार्ज है, 3 लोग हैं खींचने वाले, कौन ज़्यादा बेहतर खींचेगा, डेफिनेटली 3 लोग ज़्यादा मिलकर, खींचना क्या है, काम देखो सबका सेम है, खींचना, यहाँ भी खींचना, यहाँ भी खींचना, डिस्टॉर्ट करना है सामने वाले को, किसको, एनायन को, 3 लोग मिलकर करेंगे डिस्टॉर्ट, क्या होगा अब यहाँ पर, ये चार्ज जिसका जितना ज़्यादा, जिस कैटायन पर जितना ज़्यादा चार्ज उतना बेहतर करेगा डिस्टॉर्शन, यानी कि पोलराइजेशन पावर उसकी उतनी ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि लिथियम प्लस, सोडियम प्लस और पोटेशियम प्लस, तीनों की करते हैं हम लोग बात, तो बताइए कि किसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी। पहले देख लेते हैं हम लोग कि डेंसिटी
डेंसिटी कैसे पता चलेगी? कम जगह में, यानी कि शेल नंबर जिसमें जितना कम होगा। अब यहाँ पर हम आपको इनडायरेक्टली बता दें कि डेंसिटी आपको यदि समझ में ना आ रही हो तो साइज आप कह सकते हैं कि साइज जिसका छोटा वो उसकी उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, या शेल नंबर जिसके, अब तो साइज में खैर समझ में आ गया होगा, शेल नंबर जिसके जितने कम, साइज जिसकी कम, उसकी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा। तो किसकी है सबसे कम साइज? इसकी 3, 11 और 19, एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मान लीजिए। तो ये पहले दूसरे शेल में काम खत्म हो रहा था, इसका तीसरे में और इसका चौथे में। तो इसके पास सबसे कम सेल है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा डेंस है। चूँकि सबसे ज़्यादा डेंस है इसलिए पोलराइजेशन पावर इसकी सबसे ज़्यादा, फिर इससे इसकी कम, और फिर उससे पोटेशियम भी कम। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारा? Na+ मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम +3। पहला वाला ये हो गया था क्लियर, दूसरा वाला यहाँ से कर दो भाई क्लियर। कैसे? क्योंकि साइज तो अब डिफर उतना करेगा नहीं, क्योंकि सेम पीरियड में है। सेम पीरियड में होने में उतने ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं साइज। तो अब यहाँ पर क्या हम देखेंगे, यहाँ पर हम वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो प्रायोरिटी है वो किसको देंगे? प्रायोरिटी देंगे हम चार्ज को। तो देखिए चार्ज किसके पास ज़्यादा है? एल्युमिनियम के पास। तो ऐसा और ऐसा, ये हो गई इसकी पोलराइजेशन पावर की क्या सीक्वेंस। तो भैया ये कैटायन की बातें हो गई। अब चलते हैं एनायन की बातों पर। एनायन की बातें होंगी जस्ट उल्टी। कैसे उल्टी? देख लेते हैं। एनायन का, इसका काम क्या था? डिस्टॉर्ट करना। उसका काम क्या है? डिस्टॉर्ट होना। काम क्यों हो रहा है? कोवैलेंट कैरेक्टर बनने के लिए, कोवैलेंसी दिखाने के लिए, शेयरिंग खेलने के लिए, ठीक है। तो बीच में लिखा है देखो, पोलराइजेशन ऑफ एनायन। पहला डिपेंडेंसी इसका जो होगा, पहले ले लेते हैं हम लोग डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी ऑफ चार्ज या साइज, और दूसरा क्या था हमारा? चार्जेस, तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। तो डेंसिटी देख लेते हैं हम लोग क्या डेंसिटी। अब देखो इसका काम क्या है? डिस्टॉर्ट होना। तो डिस्टॉर्ट जो जितना बड़ा होगा उतना ही न्यूक्लियस का कम होल्ड होगा। तो चूंकि न्यूक्लियस का ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये बड़ा और ये छोटा। अब बताओ आप लोग कि न्यूक्लियस का बेटर होल्ड कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ कम होगा। जब यहाँ कम होगा न्यूक्लियस का होल्ड, यानी कि जहाँ होगी साइज ज़्यादा, डेंसिटी ज़्यादा, न्यूक्लियस का होल्ड कम, ठीक है, न्यूक्लियस का होल्ड कम। तो न्यूक्लियस भाई जैसे सामने वाला इसको खींचेगा तो क्या इसको बचाना इसके लिए न्यूक्लियस के लिए हार्ड होगा, और सामने वाला जब खींचेगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को, न्यूक्लियस को बचाना। न्यूक्लियस का काम क्या है? बचाना। यहाँ के कैटायन का काम क्या है? डिस्टॉर्ट करना, खींचना इलेक्ट्रॉन को। इस इलेक्ट्रॉन ये अंधा है, बहरा, गूंगा है, इसको नहीं पता, ठीक है। इसका काम क्या है? ये आएगा इस तरफ, इसका काम है डिस्टॉर्ट हो जाना, इसका काम है डिस्टॉर्ट करना, इसका काम है इसको बचाना। सेम केस यहाँ लगेगा। तो चूंकि न्यूक्लियस का होल्ड हो जाएगा यहाँ पर कम, तो ये इलेक्ट्रॉन भैया हो जाएंगे यहाँ पर डिस्टॉर्ट, ठीक, ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, यानी कि इतना बेहतर तरीके से ये नहीं पकड़ पाएगा ना इसे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चूंकि डिस्टॉर्शन के ज़्यादा प्रोन होगा, मोर प्रोन टू डिस्टॉर्शन, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा कि जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा, ठीक है। दूसरा केस क्या है? चार्जेस का। तो चार्जेस में क्या है कि चार्ज जिसके पास ज़्यादा होंगे, तो चार्ज ज़्यादा है, यानी कि कैटायन एनायन के चार्जेस की बात कर रहा हूँ मैं। एनायन के चार्जेस ज़्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होने के कारण रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण एक दूसरे से और अलग अलग दूर रहेंगे। जब दूर रहेंगे भाई तो और ये साइज में बड़े होते चले जाएंगे। रिपल्शन ज़्यादा तो और दूर रहो भाई, और दूर रहो। तो ज़्यादा दूर होने के कारण न्यूक्लियस का इसमें भी होल्ड कम हो जाएगा। तो डिस्टॉर्शन के मोर प्रोन हो जाएगा। इस कारण से पोलराइजेशन भी ज़्यादा हो जाएगा। कैसे? जिसका चार्ज ज़्यादा, पोलराइजेशन ज़्यादा, साइज ज़्यादा या डेंसिटी ज़्यादा, पोलराइजेशन ज़्यादा। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ दिस। चलिए बताइए कि सल्फर -2 एनायन और क्लोरीन -1 एनायन में कौन है जो ज़्यादा पोलराइजेशन के प्रोन है, यानी कि पोलराइजेशन जिसमें ज़्यादा हो सकता है। किसका चार्ज है भैया ज़्यादा? इसका चार्ज ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन इसके पास साइज छोटा है पर ज़्यादा कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का चार्जेस है।
इसके पास ही तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया है, कम कम रिपल्शन होगा। चूँकि साइज ऑलमोस्ट सेम है इनका, ये भी यहाँ पर ये मतलब बगल बगल के हैं 16 17, तो साइज पर अभी हम इतना ध्यान नहीं देकर चार्जेस में ध्यान देंगे। चार्जेस में जब हम ध्यान देंगे तो इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। तो जिस कारण से क्या होगा कि ये पोलराइजेशन के ज़्यादा प्रोन होगा। दूसरा क्या है, जब हम ऑक्सीजन और सल्फर लेंगे, चलो अब दोनों --2 वाले हैं, तो चूँकि इसका साइज ज़्यादा है, किसका, सल्फर का ऑक्सीजन की तुलना में, तो सल्फर ज़्यादा प्रोन होगा पोलराइजेशन के, ठीक है। तीसरी बात और कर लेते हैं, तीसरा एक फैक्टर, फिर सीधे चलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल नहीं, एप्लीकेशन वाइज क्वेश्चन हैं जो आपके नीट में आ चुके हैं। तीसरा है इसका, अरे यार बोर्ड भी, तीसरा क्या है, सूडो यानी कि झूठा नोबल गैस कॉन्फिगरेशंस, मतलब कुछ ऐसा कि कंप्लीट सा दिखे हमको, जो फाइनल वाला शेल हो ना वो भरा भरा सा दिखे, जैसे न्यूक्लियस, जैसे नोबल गैस में दिखता है। कैसे, कॉपर का कितना रहता है, 29 रहता है। इसका करते हैं हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये वाला, इलेक्ट्रॉन निकला बाहर, आउटर मोस्ट शेल से निकलेगा, ये वाला उड़ जाएगा। तो Cu जब प्लस बनेगा, Cu का कैटायन बनेगा, तो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10। तो ये हमको क्या भरा भरा सा दिख रहा है ना, कि सब भाई देखो, S पूरे भरे, P पूरे भरे और D भी पूरा भरा। इस कारण से ये सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन की तो में आता है, अंतर्गत आता है उसके, ठीक है। जिस कारण से क्या होगा कि Cu, इसके नीचे कौन होता है, अर्जेंटीना में सिल्वर, इसके नीचे कौन सा, गोल्ड, ठीक है। ऐसे ही जब हम लोग इसके बगल वाला Zn+2 देखेंगे कैटायन, Zn Cd+2 और कैडमियम और मरकरी +2, यानी कि ये जो 6 एनायन, 6 जो कैटायन हैं, ये कैटायन आपको किसी भी कंपाउंड में देखें तो ये क्या होते हैं, एक्सेप्शनली, दे हैव एक्सेप्शनली हाई पोलराइजेशन पावर। तो जब पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है तो ये क्या करेंगे, ये किसी की भी तुलना करें हम किसी की भी इनसे, तो क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर इनका ही ज़्यादा होगा, कोवेलेंट करेक्टर इज हायर, ठीक है। तो ये आपको हमने 3 फैक्टर्स बता दिए। अब चलते हैं हम लोग कहाँ, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं फाइनेंस रूल से रिलेटेड। और एप्लीकेशन भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोवेलेंट करेक्टर, जिसका कोव करेक्टर जिसका ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, पहली बात। दूसरी बात, कलर को इम्पार्ट करने में, कलर इम्पार्टिंग भी क्या है, इसकी ज़्यादा होगी। तीसरा क्या, सॉल्युबिलिटी भी इसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी। ये हम आपको बता चुके हैं क्यों कम होगी, क्योंकि पानी में नहीं घुलेगा, पानी होता है पोलर, पानी होती है आयनिक। तो चूंकि ये क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है। आयनिक चीज़ होती तो ज़्यादा घुल जाती। 1 2 3 और ये जो हमारा सॉलिड
नहीं होगा, ये क्या होगा, वॉलेटाइल होगा, वॉलेटाइल ज़्यादा होगा, गैस, सॉरी सॉलिड नहीं है गैस। तो चलो ले लेते हैं हम कुछ एग्जाम्पल्स। पहला लेते हैं, आपको बताना है NaCl, KCl और RbCl, इनमें कौन सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर का है। पॉज करते जाइए वीडियो बना और फिर आके सॉल्व करते जाइए। तो NaCl, KCl और RbCl, तो देखो इसमें anion तो तीनों का सेम है भाई, ठीक है, Na, K और Rb। जब हम ऐसे नीचे जाते हैं, कहाँ, ग्रुप से टॉप से बॉटम ग्रुप में जाते हैं, तो क्या हो रहा है, ये जो Rb है इसका शेल नंबर बढ़ रहे हैं, शेल नंबर बढ़ रहे हैं, यानी कि क्या हो रहा है, आयनिक करेक्टर बढ़ रहा है, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कम होती जा रही है। जब आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कम होती जा रही है तो ये आयन बेहतर आयोनिक बॉन्ड होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो आयोनिक बॉन्ड उतना ही बेहतर होगा, तो उतना ही बेहतर जब होगा तो कोवेलेंट उतना ही कम होगा, तो कोवेलेंट कम होगा भाई लोग। तो सबसे बेहतर कोवेलेंट कौन सा है, NaCl है इसमें। अब कोई आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, इसका होगा RbCl का। कलर कौन से सबसे अच्छा इम्पार्ट करेगा, NaCl करेगा। सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, RbCl की होगी। और वोलेटाइल कौन हो सकता है, वोलेटाइल NaCl हो सकता है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, दूसरा क्या है, NaCl, NaBr और NaI। आपको बताना है इसमें सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन है। तो देखो एनायन तो सेम है, वो सॉरी कैटायन तो सेम है। एनायन जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देगा हमें, वो बेहतर आयोनिक होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसके न्यूक्लियस यानी कि शेल नंबर सबसे कम होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको बाहर से इलेक्ट्रॉन को खींचना है ना भाई, इलेक्ट्रॉन को बाहर से खींचना है, दूर होगा इलेक्ट्रॉन तो कैसे खींच पाएगा। तो NaCl, NaBr और NaI सबसे कम किस में है, दूरी पर, Cl से। तो Cl सबसे अच्छा को इन तीनों की तुलना में सबसे अच्छा आयोनिक होगा, तो आयोनिक होगा तो ये है। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन सा होगा, NaI। अब कोई भी ये पूछ ले, इसके हिसाब से आप लोग बता सकते हो कि NaI सबसे ज़्यादा जब कोवेलेंट है, तो इनमें से यदि कोई क्वेश्चन दे देगी इनमें से, चलो बताओ कि कौन सा ज़्यादा वो है इन चारों की तुलना में, तो बता सकते हो आप। तीसरा क्वेश्चन कौन सा है, तीसरा है आपको बताना है कि AgF, AgCl, AgBr और AgI, इनमें से बताओ कि सबसे अच्छा डार्केस्ट कंपाउंड कौन सा होगा। पॉज करो, बताओ। डार्केस्ट, डार्केस्ट यानी कि कलर को जो बेहतर तरीके से इम्पार्ट करे, ठीक है। कलर को कौन तरीके से बेहतर तरीके से इम्पार्ट करेगा, जो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट होगा इनमें। कोवेलेंट सबसे ज़्यादा कौन होगा, जो सबसे कम आयोनिक होगा। तो Ag तो सब में आयोनिक, सब में डिफरेंट है, तो क्या एनायन सब में डिफरेंट है, ठीक है। तो हमें क्या देखना है, जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी वो उतना ज़्यादा आयोनिक होगा। तो हमें कम पता लगाना है, कलर इम्पार्टिंग यानी कि कोवेलेंट, हमें पता लगाना है कि सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी कम होगी जो जिसका शेल नंबर ज़्यादा होगा, यानी कि उसको दूर से इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ेगा। शेल नंबर कहाँ, ऊपर से नीचे आते समय बढ़ते रखते हैं। तो F, Cl, Br और I, क्योंकि ये एक ही ग्रुप के हैं, तो I के पास में ज़्यादा नंबर ऑफ शेल्स होंगी, यानी कि इसको ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी कम होगी। तो इस कारण से सबसे अच्छा कोवेलेंट होगा यही, और सबसे अच्छा कोवेलेंट होगा तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर यानी कि कलर इम्पार्टिंग नेचर होगा, सबसे ज़्यादा डार्केस्ट होगा, ठीक है। चलो बताओ इसमें कि CuCl और KCl में बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई है। बॉइलिंग पॉइंट हाई किसका होगा, उसका हाई होगा जो आयोनिक होगा। और चूंकि CuCl में क्या, Cl का हमें पता है कि Cl माइनस होता है और ये Cu प्लस होगा डेफिनेटली, जब एक दूसरे के साथ कंपाउंड बना रहे हैं, एक दूसरे पर चार्ज नहीं चढ़ रहा है, तो Cu ही होगा भाई, ये Cu पॉजिटिव वाले, यानी कि ये एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस है तो यानी कि यही का कोवेलेंट है सबसे ज़्यादा, ये कोवेलेंट है। तो कोवेलेंट जब ज़्यादा है तो इसका Mp और Bp क्या होगा, Mp Bp कम और इसका Mp Bp ज़्यादा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फाइनल। SnCl4 और SnCl2, ये भाई सॉलिड है और ये वॉलेटाइल है, क्यों है ऐसा, इसका रीजन सुन लो। यदि आप लगा पा रहे हो तो ठीक है, नहीं लगा पा रहे हो तो सुनिए।
ये SnCl4 में क्या है, Cl तो हमें पता है कि -1 होता है, Sn के पास कितना होगा, ये Sn +4 वाला कैटायन है और ये +2 वाला कैटायन है, ठीक है। जब ये +2 वाला कैटायन है और ये +4 वाला कैटायन है, हमें पता है कि पोलराइजेशन वो बेहतर तरीके से करता है जिसका चार्ज ऑफ कैटायन ज़्यादा होगा। तो ये भाई ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा क्योंकि चार्ज ऑफ कैटायन ज़्यादा है, ज़्यादा पोलराइजेशन यानी कि ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर, चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजेशन के। पोलराइजेशन बेहतर क्यों कर पाएगा, क्योंकि चार्ज ऑन कैटायन ज़्यादा है, ठीक है। तो कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा, और कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा यानी कि इसका ये क्या होगा, कोवेलेंट करेक्टर जितना ज़्यादा होता जाएगा तो आयनिक जो होता है वो कॉम्पैक्ट होता है, कॉम्पैक्ट होता है यानी कि सॉलिड होता है, सॉलिड होता है, इसलिए सॉलिड होता है ये, ठीक है, क्योंकि ये आयनिक है। और चूंकि ये कोवेलेंट है इसलिए ये सॉलिड ना होकर इसकी जो फिजिकल स्टेट है ये हो जाएगी कमज़ोर, बॉन्डिंग हो जाएगी दूर 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 दूर, इस कारण से ये हो जाएगा हमारा वॉलेटाइल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फेजांस रूल। अब आप लोगों को एक और लास्ट जो टॉपिक है हमारा लेटिस एनर्जी, लेटिस एनर्जी से संबंधित कुछ और न्यूमेरिकल लगवा देते हैं हम। लेटिस एनर्जी तो आपको पता ही है कि दो गैसियस एटम्स हैं, गैसियस आयंस हैं, उन गैसियस आयंस को सॉलिड क्रिस्टल बन रहे हैं, उस समय जो एनर्जी निकलेगी वो होगी लेटिस एनर्जी, ठीक है। लेटिस एनर्जी, अरे भाई तो लेटिस एनर्जी क्या होगी हमारी, लेटिस एनर्जी आपको ये देखना है कि जो लेटिस एनर्जी जो होगी हमारी वो क्या है कि जो आपस में उसको क्या है, एक गैसियस एटम गैसियस आयन है, ये भी गैसियस आयन है, इन दोनों को खींच कर वो पास में लाकर सॉलिड बना रही है। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होता है हमारा वो क्या होता है, एक प्रकार का फोर्स होता है। फोर्स किसके, वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R², यानी कि इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो जिसका ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा और जिसका जितना कम साइज होगा उसकी उतनी बेहतर तरीके से खींचेगा, और खींचते ही साथ जितना अच्छे से खींचेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी निकालेगा, ठीक है। अब आपको ये समझ में आएगा जब हम आपको कराएंगे इसके न्यूमेरिकल। तो पहला हमें देखना है कि चार्ज, देखिए कि जिसका चार्ज का मैग्नीट्यूड, पहले हमने देखा कि ये फोर्स लेटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, और फोर्स को हमें दो चीज़ों से देखना है कि Q1 Q2 यानी कि Q1 और Q2 चार्जेस का मैग्नीट्यूड जिसका ज़्यादा हो उसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि 1/r² है, यानी कि साइज जिसका कम होगा साइज कम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड ये ज़्यादा होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि NaF और MgF2 और AlF3 इसमें से बताइए आप कि बेहतर लेटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी। पॉज कीजिए वीडियो और बताइए। तो देखिए एनायन तो सबका सेम है, ठीक है। ये देखिए पीरियड में अगल बगल के चीज़ें हैं, 1 2 3 पीरियड में ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा इनका साइज, और ये तो सब बराबर बराबर ही है। तो अब काम कहाँ आने वाला है, हमें काम आएगा हमें Q1 Q2 का मैग्नीट्यूड। तो देखो +1 -1 +2 -1 +3 -1, तो क्या होगा, ये हमें ऐसा कर लेना है भाई, मोड की बात कर लेनी तो आप कंफ्यूज ना हो जाओगे। 1 2 3 लो हो गया, सबसे बेहतर लेटिस एनर्जी AlF3 की होगी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, क्या है दूसरा क्वेश्चन, NaCl और NaBr इन दोनों में से ज़्यादा लेटिस एनर्जी किसकी होगी। +1 -1 +1 -1, चार्ज की बात नहीं होना भाई, साइज की करो, साइज में कैटायन सेम है। अब देखना है कि किसका साइज Br और Cl में किसका कम है, जिसका कम है उसकी ज़्यादा लेटिस एनर्जी है।
इसका कम है Cl का, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स कम है, लेटिस एनर्जी कम है, तो NaCl की ज़्यादा लेटिस एनर्जी होगी NADR से। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा है हमारा Li2O और Li3L, इसमें से बताइए किसकी लेटिस एनर्जी है ज़्यादा। तो देखिए +1 +1 -3 -2, यानी कि -2 -3, इसके पास मॉड 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 2 और 3, ठीक है, तो इसकी ज़्यादा है भाई, Li3N की ज़्यादा है। चौथा क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। चार्ज भी अब आप समझ गए, साइज भी समझ गए। अब एक कंफ्यूजन और उठती है कि NaF और MgF2 में बताओ MgCl2 अरे भाई MgCl2 बताओ इसमें किसकी ज़्यादा है लेटिस एनर्जी। ये हम आपको इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आप प्रायोरिटाइजेशन समझ लें कि किसको प्रायोरिटी देनी है। यदि हम चलेंगे चार्जेस के हिसाब से तो +1 -1 +2 -1, चार्जेस में 1 2 1 × 1 2 × 1, तो इस हिसाब से बाय चार्ज जब हम जाएंगे तो ये ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, लेकिन जब हम बाय साइज जाएंगे तो Na और Mg, चलो ये अगल बगल के हैं पीरियड में, कोई मतलब नहीं, माफ़ कर दिया। F और Cl, चूँकि Cl के पास Cl बड़ा रहता है किससे, F से, तो साइज F की छोटी है तो ऐसा होना चाहिए। तो बाय चार्ज गए तो MgCl2 बड़ा है और बाय साइज गए तो NaF बड़ा है, लेकिन चूँकि हम प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी देंगे हम, वी विल प्रायोरिटाइज चार्ज करेक्टर, ठीक है, चार्ज जिसमें ज़्यादा होगा Q1 Q2 को हम ज़्यादा महत्व देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा MgCl2 की ज़्यादा होगी लेटेस्ट एनर्जी इन कंपेरिजन टू NaF। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द बोर्न-हेबर साइकिल। इसमें इसलिए नहीं कर रहे हैं डिस्कस क्योंकि ये वाला वीडियो हो चुका है बहुत लंबा, ठीक है। थैंक यू सो मच।